हेलो बस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे सभी आपको मेडिकल्स वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। मोस्टली शल्य तंत्र और सर्जरी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, लेकिन कुछ अलग टॉपिक्स भी मिल सकते हैं लेकिन मेनली डिजीज़ ही होंगे, ठीक है, जो कि यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा जनरल पब्लिक जो किसी भी डिजीज़ के बारे में एक जनरल आउटलाइन लेना चाहती है, ठीक है, एक लोकली किसी चीज़ को मानो समझना चाहती है, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है ये। तो प्लीज़ आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पसंद आता है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। तो अभी आज हम बात करेंगे अबाउट सेरिब्रल पाल्सी। तो सेरिब्रल पाल्सी क्लिनिकल एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जामिनेशन में भी जनरली 10 से 15 नंबर का ये टॉपिक होता है, और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मोस्टली आपको पेशेंट इसके देखने के मिल जाते हैं, लेकिन जनरली जो है ये इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे केस में हम ये जो टॉपिक है ये मोस्टली पीडियाट्रिक जो सिलेबस है उसके अंदर, यानी कि कौमारवित्य का जो सिलेबस होता है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। तो देखो, जैसे कि वर्ड ही डिनोट कर रहा है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल मीन्स सेरिब्रम विच इज़ द पार्ट ऑफ ए ब्रेन, एंड पाल्सी मीन्स पैरालिसिस विच मीन्स व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डोंट फंक्शन नॉर्मली, ठीक है, देन इट इज़ न्यूड एज द पैरालिसिस ऑफ दैट पार्ट। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी हिस्से की कोई भी ऐसा पार्ट अगर वो आपका फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है, नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उसके अगर वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है तो उसको पाल्सी वर्ड दिया जाता है, पैरालिसिस बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम ब्रेन का एक पार्ट है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि सेरिब्रल पाल्सी की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन हम इसकी बोल सकते हैं, इट इज़ ए परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव बट ओकेजनली इवॉल्विंग डिसऑर्डर, किसका? ऑफ टोन, मूवमेंट एंड पोस्चर, जनरली कोज्ड बाय एन इंसल्ट टू द ब्रेन, ठीक है। ये एक परमानेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है, नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जो कि कभी कभार मतलब इसके अंदर प्रोग्रेस हो सकती है, ओकेजनली इवॉल्विंग, ठीक है। ओकेजनली इवॉल्विंग वर्ड यूज़ किया गया है, इसमें आगे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ पेशेंट को हिप डिसलोकेशन वगैरह की या स्कोलिसिस की भी प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर हल्की फुल्की मूवमेंट आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है ओकेजनली इवॉल्विंग, ठीक है। नेक्स्ट किसके द्वारा कोज किया जाता है? तो इसमें बताया है कि जनरली कोज्ड बाय एन इंसल्ट टू द ब्रेन। इंसल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसा कोई बेइज्जती करना वर्ड नहीं है। इंसल्ट टू द ब्रेन का मतलब है यहाँ पे कि ब्रेन के अंदर कोई ना कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो नॉर्मली नहीं हो पाता। वहाँ पर जो है आपको ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पाल्सी डेवलप होती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी, इट इज़ ए परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव ओकेजनली इवॉल्विंग डिसऑर्डर ऑफ द टोन, मूवमेंट, पोस्चर, कॉमनली कोज्ड बाय एन इंसल्ट टू द ब्रेन। जनरली इस डिजीज़ को हम स्टैटिक एन्सेफेलोपैथी के नाम से भी जानते हैं। स्टैटिक एन्सेफेलोपैथी मीन्स, स्टैटिक मीन्स कोई भी चीज़ जहाँ पे स्टॉप हो जाती है, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। पैथी मीन्स कोई भी पैथोलॉजी यानी कि रिगार्डिंग डिजीज। एन्सेफेलो वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रेन से रिलेटेड। तो ब्रेन के अंदर क्योंकि ये डेवलप है, ब्रेन का ये डिसऑर्डर है, इसको एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। और स्टैटिक मतलब जनरली इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो इसलिए हमने इसको एक टर्म दी है स्टैटिक एन्सेफेलोपैथी। वही अगर मैं इसकी प्रीवेलेंस की बात करूं तो ऐसा माना गया है कि ये जनरली आउट ऑफ 1000 लाइव बेबी 2 to 3 बेबीज़ को मिलता है, ये इसका एक्सटेंट है, ठीक है। और मेल टू फीमेल रेशियो की बात करूँ तो ऐसा देखा गया है कि मेल जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा पाया गया है अबाउट रेदर देन फीमेल। रेशियो जो है इनका ये 1.4:1 रेशियो बताया गया है। इसके अलावा इसके अंदर एक मेन जो चीज़ होती है, जो क्राइटेरिया होते हैं, वो क्या होता है कि डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज़ तो पेशेंट को होती ही होती हैं, लेकिन मेन जो एबनॉर्मलिटी होती है जिनकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है मोटर
ठीक है। मोटर न्यूरॉन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से ही पेशेंट जो है वो आपको अलग से पहचान में आएगा। जब आपकी ओपीडी में आता है पेशेंट या आप पेशेंट को बाहर के दिखते हैं तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगी इसके कोजेज़ की। तो कोजेज़ को हमने डिवाइड कर दिया है प्रीनेटल यानी कि जेनेटिक, नेटल और पोस्टनेटल के अंदर, ठीक है। तो प्रीनेटल के अंदर आप क्या करेंगे, जेनेटिक के अंदर क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर जनरली ब्रेन के अंदर कोई ना कोई इंजरी होती है, ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला प्रीनेटल में आपका कोज हो जाएगा क्या, स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, कोई ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सॉरी, आपको मदर को अगर कोई भी इन्फेक्शन रहता हो, ठीक है, लाइक साइटोमेगालस वायरस हो गया या फिर जैसे टॉर्च का जो हम टेस्ट कराते हैं तो उनमें से कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा मदर को तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मान लो मैटरनल या फिर ऑब्स्टेट्रिक कोई भी और कॉम्प्लिकेशन रही हो पेशेंट को ड्यूरिंग डिलीवरी, कॉम्प्लिकेशन रही हो, ठीक है, तो मैटरनल कोई भी कॉम्प्लिकेशन रही हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एक वर्ड आता है टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस क्या होती है, टेरेटोजेंस हम बोलते हैं उस एजेंट को बोलते हैं जो कि हमारे एम्ब्रो या फीटस के अंदर क्या होता है, चेंजेस डेवलप करता है, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल फंक्शन जो होता है, ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है वो उनका नहीं हो पाता। तो टेरेटोजेंस क्या है, एक ऐसा एजेंट है जो कि हमारे एम्ब्रो फीटस के डेवलपमेंट को नॉर्मल तरीके से नहीं होने देता, वो उसको हैम्पर करता है उनके फंक्शन को, ठीक है। और टेरेटोलॉजी ये जो स्टडी होती है, ठीक है, कि ये ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से हमारा एम्ब्रो या फिर फीटस के अंदर ये एबनॉर्मलिटी आई है, उसको हम टेरेटोलॉजी वर्ड देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पेरीनेटल की। तो पेरीनेटल पीरियड के अंदर क्या हो सकता है जब बेबी डिलीवर हो रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम एस्फीजिया की कंडीशन हो गई हो पेशेंट को, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो बर्थ जिस टाइम डिलीवरी हो रही हो तो उस टाइम कोई ट्रोमा हो सकता है, यानी कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज टाइप पेशेंट को कुछ हो सकता है। इसके अलावा मान लो प्री मैच्योर बेबी डेवलप हुआ हो आपका, ठीक है, बोर्न हुआ हो। प्री मैच्योर में भी मतलब मेन अगर पेशेंट को लो बर्थ वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में भी जैसे कि यूका आपने देखा होगा कि जनरली 1 kg से भी बिलो बर्थ के पेशेंट कह रही हूँ सॉरी, इन्फेंट होते हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा डेवलप होती है। इसके अलावा मान लो कोई भी पेशेंट को CNS से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम अगर आपको बताई जा रही है तो उस केस में भी क्या होता है कि CP की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं पोस्टनेटल में सेम वही है कि मान लो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो पेशेंट को जिसकी वजह से CNS में इन्फेक्शन हो सकता है तो वो दिक्कत हो सकती है। या फिर पेशेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन रही हो, ठीक है, आफ्टर बर्थ पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम रही हो तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो या फिर कोई भी ट्रोमा वगैरह हो। तो ये तो थे अबाउट कुछ कॉजेज़। इसके साथ साथ मैं जैसे CP के अंदर 4 कैटेगराइज की गई हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन या फिर कैटेगरी उसको बोल दो, ठीक है, तो उनके अलग अलग कॉजेज़ में मैं आपको साथ में हिंट देती रहूँगी। तो फर्स्ट जो कैटेगरीज है जिसका नाम है स्पास्टिक हेमिप्लेजिया, जो कि जनरली 25% ऑफ केसेस में पाया जाता है। नेक्स्ट स्पास्टिक डाइप्लेजिया, नेक्स्ट जो होता है वो स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, और लास्ट वन जो है उसको डिस्काइनेटिक या पिरामिडल भी बोला जाता है। तो अभी मैं इन सब के बारे में बताऊंगी। मेनली जो इम्पोर्टेंट है ये सारे मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, और इन्हीं को यही आपको एग्जामिन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसके अलावा भी कुछ कॉजेज़ हैं जो आपको ईजिली समझ में आ सकते हैं, ठीक है। मान लो जब कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं, मान लो कोई प्रेगनेंसी है किसी लेडी को, उसको बार बार अगर UTI की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है कंपल्सरी है, क्योंकि UTI की प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जनरली होती है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ चांसेस जो होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के ऐसे बच्चे को बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी लेडी को बार बार UTI की प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो टॉर्च का जब टेस्ट किया जाता है उसमें मान लो अगर साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन आपको बार बार आ रहा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मान लो ड्यूरिंग बर्थ आपको ये जैसे एमनियोटिक फ्लूइड जब बेबी डिलीवर होता है तो उसके साथ में एमनियोटिक फ्लूइड भी आता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में अगर आपको बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, फॉल स्मेलिंग आ रही है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है, और वो एबनॉर्मलिटी भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड हो सकती है। इसके अलावा मान लो
पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री होती है कि उसकी जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है उनके अंदर वो इन्फ्लेम्ड हो गई है, या फिर अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन की हिस्ट्री होती है, तो ऐसे पेशेंट को सेरेब्रल पाल्सी मतलब सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक मेथड यूज़ किया जाता है। मान लो अगर जैसे मैंने बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड फॉल स्मेलिंग होती है या इस तरीके की अगर बात आती है, तो इसमें जनरली एक मेथड यूज़ किया जाता है साथ के साथ टेस्टिंग के लिए, जिसको बोलते हैं हील स्टिक ब्लड मेथड। हील स्टिक ब्लड मेथड क्या है कि जो पेशेंट होता है, जो इन्फेंट होता है, उसकी हील से आपको 2-3 ब्लड जो डॉक्टर है वो लेगा और सैंपल के तौर पे और उसको भेज देगा। उसको फिर फर्दर जैसे हम एचपी वगैरह चेक करते हैं, ऐसे ही ट्रे टेबल के ऊपर उसको सेट करके वो फर्दर चेक करते हैं क्या किसी भी जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए। ये मेथड जो होता है ये जनरली जेनेटिक मालफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी के अंदर ये मतलब मेंशन किया हुआ था, तो आपको बताना ज़रूरी था। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि मान लो अगर कोई जैसे जनरली ट्विंस भी डिलीवर होते हैं या फिर कई बार ट्रिपलेट्स भी होते हैं, तो नॉर्मल सिंगल बेबी के कंपैरिजन में ट्विंस बेबी अगर किसी को होते हैं, तो उस केस में अगर यही सही सारी फाइंडिंग्स होती हैं, यही सब इनमें से कोई भी कोजेज़ आपको दिखाई देते हैं, तो ट्विंस बेबी के अंदर ये जो चांसेज होती हैं 5 से 8 गुना बढ़ जाते हैं। वहीं ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो 20 टाइम्स जो एक सिंगल बेबी के कंपैरिजन 20 टाइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये तो था अबाउट कोजेज़ और जनरल इंट्रोडक्टरी, ठीक है। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बताऊंगी इसके कोजेज़। थैंक यू सो मच।